नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम धातुओं के गुणधर्म यानी कि मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम धातुओं के भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों को देखेंगे। और टॉपिक को अच्छे से समझने के बाद वीडियो के लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो पहले आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आवर्त सारणी में वर्गीकृत सभी तत्व। तो आवर्त सारणी में कितने टोटल एलिमेंट्स हैं? तो आवर्त सारणी के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। तो आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। तो इन 118 तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं। तो जो पीरियोडिक टेबल के तत्व हैं ना, उनको उनके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर 3 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है: धातुएं, अधातुएं और उपधातुओं के वर्ग में। तो आज के इस वीडियो में हम धातुओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो धातुएं होती क्या हैं? तो धातुएं सामान्य ताप पर ठोस, चमकदार, आघातवर्धनीय। तो आघातवर्धनीय यानी कि जिस पर आघात किया जा सके, जिस पर यानी कि हथौड़ा चलाया जा सके, तो आघातवर्धनीय होती हैं, लोचशील होती हैं और ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो आगे हम जब भौतिक गुण देखेंगे तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। तो धातुओं के गुणधर्म। तो धातुएं अन्य तत्वों की तुलना में कुछ विशिष्ट गुण प्रदर्शित करती हैं, जिन्हें मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो धातुओं के गुणधर्म को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है धातुओं के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा है धातुओं के रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इन दोनों गुणों के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो पहले हम धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला धातुओं का भौतिक गुण है कि धातुएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं। तो जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है ना, उसमें जो धातुएं होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं। तो पारे के अतिरिक्त शेष सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन सी ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो जो पारा है ना, यह है तो धातु, लेकिन सामान्य ताप पर ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये धातुओं का अपवाद है। वैसे देखा जाए तो जो धातुएं होती हैं ना, ये सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन जो पारा है यह है तो धातु, लेकिन ये सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में नहीं, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पारे के अतिरिक्त शेष सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। और जो गैलियम है, ये निम्न ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, परंतु सामान्य ताप से कुछ ही उच्च ताप पर यह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो जो पारा है वो देखा जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही द्रव अवस्था में पाया जाता है, और जो गैलियम है ये नॉर्मल टेम्परेचर पर तो ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन अगर नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ये भी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद धातुओं का अगला भौतिक गुण है कि ये चमकदार होती हैं। तो शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होती है और इसमें प्रकाश को प्रतिबिंबित करने का गुण होता है, यानी कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने का गुण होता है। तो जो धातुएं होती हैं ये चमकदार होती हैं। तीसरा गुण क्या है? कठोरता। तो सामान्यतः जो धातुएं होती हैं ना, ये कठोर होती हैं, परंतु इनकी कठोरता का जो स्तर है ये भिन्न भिन्न होता है। यानी कि कुछ धातुएं काफ़ी ज़्यादा कठोर होती हैं और कुछ धातुएं कम कठोर होती हैं। तो जैसे कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट,
ये जो धातुएं हैं ना, ये अत्यंत कठोर धातुएं हैं। तो जो लोहा, निकेल और कोबाल्ट ये धातुएं हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कठोर हैं, जबकि सोडियम और पोटेशियम ये अत्यंत मुलायम धातुएं हैं। ये इतनी मुलायम धातुएं हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो जो सोडियम और पोटेशियम है ना, ये बहुत ही मुलायम धातुएं हैं। जैसे पनीर को चाकू से काटते हैं ना, उसी प्रकार सोडियम और पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। इसके बाद धातु का अगला भौतिक गुण है आघातवर्ध्यता। आघातवर्ध्यता क्या होता है? तो धातुओं पर आघात किससे? हथौड़े अथवा मशीनों से। तो धातुओं पर आघात करके उनकी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं और अत्यधिक लोचशील होने के कारण इन चादरों को लपेटा भी जा सकता है, यानी कि ये टूटेंगे नहीं। तो जो धातुएं होती हैं ना, उन पर आघात करके उनकी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, इसीलिए इसमें आघातवर्ध्यता का गुण होता है। इसके बाद है तन्यता। तो तन्यता का अर्थ क्या होता है? तो तन्यता का अर्थ है कि धातुओं को पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। प्रत्येक धातु की तन्यता अलग अलग होती है। उदाहरण के रूप में देखें, 1 ग्राम चांदी से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है और 1 ग्राम सोने से लगभग 3 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि धातुओं में कितनी तन्यता होती है कि इन्हें पतली तारों में खींचा जा सकता है। इसके बाद अगला भौतिक गुण है कि ऊष्मा एवं विद्युत के चालक। तो जो धातुएं होती हैं ना, ये ऊष्मा एवं विद्युत के चालक होती हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। तो चांदी तथा तांबा सर्वाधिक चालक धातुएं हैं। अगर धातुओं में देखा जाए तो विद्युत की सबसे सुचालक धातु कौन सी होती है? चांदी। चांदी नंबर 1 पर आती है, नंबर 2 पर तांबा आता है और नंबर 3 पर एल्यूमिनियम। परंतु सीसा तथा पारा इसके अपवाद हैं। हमने पढ़ा कि जो धातुएं होती हैं ये ऊष्मा एवं विद्युत की चालक होती हैं, लेकिन इसका अपवाद क्या है? सीसा एवं पारा है तो ये धातुएं, पर ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर नहीं होती, तो ये अपवाद है। तो धातुओं का अगला भौतिक गुण है उच्च गलनांक एवं क्वथनांक। तो गलनांक क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक सामान्यतः उच्च होते हैं। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल आदि, इनका जो गलनांक होता है ये उच्च होता है और टंगस्टन का गलनांक सर्वोच्च होता है। परंतु अधिकांश क्षारीय धातुओं के जो गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं ये निम्न होते हैं। जैसे रुबिडियम, फ्रांसियम, सीजियम, ये है तो धातुएं, लेकिन इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। इसके बाद अगला गुण है ध्वन्यात्मक अथवा अनुनादपूर्ण। इसका मतलब क्या है? तो लगभग सभी धातुएं किसी ठोस सतह से टकराने पर अथवा उन पर चोट किए जाने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। यही कारण है कि परंपरागत अलार्म घड़ियां तथा स्कूल की घंटियां धातु से ही निर्मित होती हैं। तो धातुओं के किसी ठोस चीज से टकराने पर इनमें क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। तो धातुओं के भौतिक गुण हमने पढ़ लिए। अब हम धातुओं के रासायनिक गुण देखते हैं। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन विन्यास, यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो धातुओं के परमाणु के जो बाहरतम कोश होता है, यानी कि सबसे बाहर वाला कोश होता है, तो कोश, उपकोश, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो धातुओं के परमाणु का जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है, इसमें सामान्यतः 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसके सबसे बाहरी सेल में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनका अष्टक अपूर्ण होता है। यही कारण है कि धातुएं अन्य तत्वों की अपेक्षा अत्यधिक रिएक्टिव होती हैं। और दूसरा रासायनिक गुण क्या है कि इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो सामान्यतः धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो जो धातुएं होती हैं, आप देखते होंगे कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं। तो धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो आगे हम चलते हैं
ये इम्पोर्टेंट हैं। अब हम धातुओं की ऑक्सीजन के साथ, जल के साथ, अम्ल के साथ और क्षार के साथ इनकी जो अभिक्रिया है वो देख लेते हैं। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले हम धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देख लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ धातुओं का रिएक्शन देख लेते हैं। तो लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती हैं और यह अभिक्रिया दहन कहलाती है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। और जो धात्विक ऑक्साइड होता है ये सामान्यतः क्षारीय प्रकृति का होता है। जो धातु ऑक्साइड जल में विलय होते हैं तो जल के साथ अभिक्रिया करके ये क्षार का निर्माण करते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की जो प्रबलता है ये धातुओं के रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है। तो इसका क्या मतलब है? तो हम पढ़ क्या रहे हैं? धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो यही हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है ना, इसकी प्रबलता कितनी होगी, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो ये धातुओं के रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है। कैसे? तो जो अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव धातुएं होती हैं, ये सामान्य ताप पर रिएक्ट करती हैं। जैसे आगे हम देखेंगे कि जो सोडियम और पोटेशियम धातु है ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है और ये सामान्य ताप पर रिएक्ट करती है। और जो कम अभिक्रियाशील धातु होती है इसे गर्म करने पर ये प्रतिक्रिया करती है। और जबकि जो अन्य धातुएं होती हैं ये अधिक ताप पर अभिक्रिया करती हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो जो सोडियम और पोटेशियम धातुएं होती हैं ना, ये अत्यंत अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये सामान्य ताप पर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जलने लगती है। इसीलिए इन धातुओं को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो जो सोडियम और पोटेशियम धातुएं होती हैं ना, ये हाईली रिएक्टिव होती हैं, इसीलिए ये सामान्य ताप पर रिएक्ट करती हैं। अगर इन्हें खुले में सामान्य ताप पर रखा जाए तो इनमें आग लग जाएगी। इसीलिए इन धातुओं को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। तो ये जो समीकरण है ये भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। जैसे जो सोडियम धातु है ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी? तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगी। ऐसे ही पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनेगा और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं तो मैंगनीज सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती, परंतु ये गर्म करने पर तेज प्रकाश एवं अत्यधिक ऊष्मा के साथ जलती है तथा मैंगनीज ऑक्साइड का निर्माण करती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कुछ अत्यधिक अभिक्रियाशील वाली धातुएं होती हैं और कुछ कम अभिक्रियाशील वाली धातुएं होती हैं। तो जैसे ये मैंगनीज धातु है ना, ये कम अभिक्रियाशील वाली धातु है। तो ये सामान्य ताप पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती, बल्कि जब इसे गर्म किया जाता है ना, तो गर्म करने पर यह तेज प्रकाश एवं अत्यधिक ऊष्मा के साथ जलती है तथा मैंगनीज ऑक्साइड का निर्माण करती है। और जो लौह धातु होती है ये शुष्क वायु में गर्म करने पर कभी भी नहीं जलती, परंतु आर्द्र वायु में यानी कि नमी वाली वायु में इसे लंबे समय पर रखने पर यह ऑक्सीकृत हो जाती है और इसमें जंग लग जाता है। तो लोहे को अगर आर्द्र वायु में लंबे समय तक रखा जाएगा तो इसमें क्या होगा? इसमें जंग लग जाएगा। इसके बाद है कि तांबा सबसे कम अभिक्रियाशील वाली धातु है। सामान्यतः यह वायु में नहीं जलती, परंतु लंबे समय तक गर्म करने पर यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके पहले कॉपर ऑक्साइड 1 तथा उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड 2 की परत का निर्माण करती है। तो जो तांबा होता है ये सबसे कम अभिक्रियाशील वाली धातु होती है और सोना और प्लैटिनम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता।
तो याद रखेगा, इसके साथ आप चांदी को भी जोड़ लीजिए। तो सोना, चांदी और प्लेटिनम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया तो हमने देख ली। अब हम धातु की जल के साथ अभिक्रिया देखते हैं। तो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। तो पीछे हमने देखा कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो धातुएं होती हैं ये जल के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करती हैं? तो धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। तो सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, परंतु क्षारीय धातुएं जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं। तो जैसे कि सोडियम एवं पोटेशियम की जल से अभिक्रिया, तो ये दोनों ही धातुएं शीतल जल के साथ अभिक्रिया करके संगत धातु के हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं तथा अत्यधिक ऊष्मीय ऊर्जा के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो पोटेशियम ठंडे पानी के साथ, ठंडा पानी यानी कि शीतल जल, जो सामान्य जल होता है उसी को ठंडा पानी कहा जाता है। तो पोटेशियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा ऊष्मीय ऊर्जा के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इसी प्रकार जो सोडियम है ये भी ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा ऊष्मीय ऊर्जा के साथ हाइड्रोजन मुक्त करता है। और इसके बाद है कि जो मैग्नीशियम धातु है ना, ये सामान्य एवं शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, परंतु यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सी धातु है जो शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती बल्कि गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो मैग्नीशियम धातु ये शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। इसके बाद हम एल्यूमीनियम, आयरन तथा जिंक की जल के साथ अभिक्रिया देख लेते हैं। तो ये तीनों ही धातुएं जल से नहीं बल्कि जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करती हैं और धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। तो एल्यूमीनियम, आयरन तथा जिंक ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती बल्कि जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करती हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जल वाष्प से अभिक्रिया करने के बाद ये धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। बाकी हमने ऊपर पढ़ा कि चाहे शीतल जल हो या गर्म जल हो, अगर धातुएं गर्म जल या शीतल जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो वो धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं। पर यहाँ पर अगर धातु जल वाष्प के साथ क्रिया करेगी तो वो धातु ऑक्साइड का निर्माण करेगी। तो जैसे आप यहाँ पर देखें कि अगर धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी, चाहे वो गर्म जल हो या ठंडा जल हो, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। लेकिन अगर धातु जल के साथ अभिक्रिया न करे, भाप के साथ यानी कि जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करे, तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। और लेड, सिल्वर, गोल्ड तथा कॉपर आदि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। एग्जाम में पूछा गया है। तो लेड, सिल्वर, गोल्ड तथा कॉपर आदि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अब धातुओं की हम अम्लों के साथ अभिक्रिया देख लेते हैं। तो सामान्य धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। तनु अम्ल क्या होता है? डाइल्यूट एसिड, यानी कि ऐसा एसिड जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये डाइल्यूट एसिड हैं। तो सामान्य धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं और संगत धातुओं के लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। तो धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। तो इनके उदाहरण हम देख लेते हैं। तो सोडियम धातु तनु हाइड्रोलिक अम्ल के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। तो इसमें धातु कौन सी है? सोडियम। अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
और लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। इसके बाद है कि पोटेशियम धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके पोटेशियम सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। और इसके साथ है कि तांबा, चांदी तथा स्वर्ण को आदर्श धातुएं कहा जाता है, क्योंकि ये जल एवं तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती। तो तांबा, चांदी और सोने को नोबल मेटल्स कहा जाता है, क्योंकि ये जल और तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अब आगे हम धातुओं की क्षार के साथ अभिक्रिया देख लेते हैं। तो अधिकांश धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करती, परंतु लेड, एल्यूमीनियम एवं जस्ते जैसे धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करती हैं एवं हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसे जो जिंक है, जिंक यानी कि जस्ता, तो जस्ता अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो वो क्षार है। तो जस्ता सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट जो कि लवण है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि धातुओं का वह गुण जिसके आधार पर उन्हें पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है क्या कहलाता है? तन्यता, आघातवर्धनीयता, शान्यता या तनन सामर्थ्य। तो धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदलना क्या कहलाता है? तो ये आघातवर्धनीयता कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, ये क्या कहलाता है? तो धातुओं को तारों में बदलने का गुण क्या कहलाता है? तो ये तन्यता कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन धातु का गुण नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा धातु का गुण नहीं है। कठोरता, चमकदार, लचीलापन या ऊष्मा की खराब चालकता। तो धातुएं कठोर होती हैं, चमकदार होती हैं, लचीली भी होती हैं, लेकिन उनमें ऊष्मा की खराब चालकता नहीं होती। ज़्यादातर धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? अधातु ऑक्साइड बनता है, धात्विक हाइड्रोक्साइड बनता है, धात्विक ऑक्साइड बनता है या अधातु हाइड्रोक्साइड बनता है? तो बताइए, धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? तो इसका सही जवाब होगा धात्विक ऑक्साइड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर धातु डैश बनाती है? अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, उदासीन या कोई नहीं? तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर धातु क्या बनाती है? तो धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं के समुच्चय का चयन कीजिए। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं का ग्रुप कौन सा है? तो चांदी, सोना और प्लेटिनम ये सबसे कम अभिक्रियाशील वाली धातुएं हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत ही अभिक्रियाशील होते हैं, इन्हें रखा जाता है। तो इन्हें किस में रखा जाता है? तो इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो बताइए, कौन सी धातु है जो ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो जिंक जो धातु है ये भाप के साथ अभिक्रिया करती है, ना कि ठंडे या गर्म जल के साथ। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो इनमें से ऐसी कौन सी धातु है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो मैग्नीशियम जो धातु है ना, ये ठंडे जल के साथ नहीं बल्कि गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया करती है? तो ठंडे जल के साथ
सबसे तेज कौन सी धातु अभिक्रिया करती है? तो सोडियम और पोटेशियम। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, पोटेशियम। अगला प्रश्न है कि धातु की अम्ल के साथ प्रतिक्रिया होने पर क्या बनता है? तो बताइए, धातु की अम्ल के साथ प्रतिक्रिया होने पर क्या बनता है? तो इसका सही जवाब होगा लवण और हाइड्रोजन। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके डैश गैस उत्पन्न करते हैं। तो अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।